तो ये बताइए डॉक्टर नेहा, एग फ्रीजिंग होता क्या है? सो मनीषा, एग फ्रीजिंग मतलब अपना अंडा बर्फ में रखवाना, है ना, इसको हम बोलते हैं एग फ्रीजिंग। अभी एग फ्रीजिंग लिटरल टर्म्स में बर्फ में रखना ही है, बिकॉज जब हम आपके एग्स लेते हैं तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -195 डिग्रीज पर फ्रीज करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आपके अंडे को फ्रीज कर फ्रोजन स्टेट में, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई डैमेज नहीं आता होता, और वो उसी स्टेट में लंबे टाइम तक हमारे पास रह सकता है। इसको एग फ्रीजिंग बोलते हैं। अच्छा, तो इसके कोई मेडिकल इंडिकेशंस है या नॉन मेडिकल इंडिकेशन में भी हम एग फ्रीजिंग कर सकते हैं? देखो भाई, एग फ्रीजिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो तो ही कराओ। अच्छा, अगर बीमारी है और डॉक्टर ने सलाह दी है कि एग फ्रीजिंग करानी है, जैसे कैंसर है या आपको कोई सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है कम उम्र पर, तो ऐसे केस में मेडिकली इंडिकेटेड है एग फ्रीजिंग। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हो या आप शादी के लिए तैयार नहीं हो, आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिला और आप ये चाहते हो कि भाई आगे जाकर मैं माँ तो बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी 2-4 साल 5 साल मेरा कोई प्लान नहीं है, तो ऐसे केस में अगर हम आपका एग फ्रीज कर लेते हैं तो हम आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर जी सकते हैं। बिल्कुल सही। और क्या इसकी कोई एज लिमिट भी है एग फ्रीजिंग के लिए? देखो, जब तक पीरियड आ रहा है तब तक हम ये कह सकते हैं कि भाई अंडा शरीर में बन रहा है। 40 साल तक एक औरत के शरीर में अंडा बनता है, तो जो 20-22 साल से 40 साल की उम्र है तो अच्छा टाइम है उसमें एग फ्रीज कराने का। लेकिन आप जितनी कम उम्र पे करा लोगे उतने अंडे हेल्दी होंगे, उतनी उनके काउंट ज़्यादा होगा, क्वालिटी बेटर होगी और आगे जाके उन अंडों से प्रेगनेंसी होने की संभावना बेटर होगी। तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उतना उसका आगे का आउटकम बेटर है। अच्छा। बट 40 साल तक हम एग फ्रीजिंग कर सकते हैं। और ये एग फ्रीजिंग आईवीएफ से कैसे डिफरेंट है? देखो भाई, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बच्चे को ट्यूब में बनाना। एग फ्रीजिंग बच्चा बनाना नहीं है। एग फ्रीजिंग मतलब हम आपके खाली एग लेकर बर्फ में रख रहे हैं। लेकिन आगे जाकर अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो इन एग से आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बिकॉज ये शरीर से बाहर निकाल कर बर्फ में रखे हैं। तो जब हम अंडे को बर्फ से निकालेंगे तब उसमें आईवीएफ करेंगे आपके पार्टनर के स्पर्म से। तब हमें मेल और पार्टनर की जरूरत यस, तब हमें मेल पार्टनर की ज़रूरत होगी और तब हम बच्चे को लैब में बनाकर बच्चे को रखेंगे। काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन होती है कि एग फ्रीजिंग में भी क्या हमें मेल पार्टनर पहले ही चाहिए कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मेल पार्टनर की ज़रूरत तब है जब हम भ्रूण बनाना चाहें, जब हम बच्चा बनाना चाहें, एम्ब्रियो बनाना चाहें। लेकिन अगर हम अभी बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम खाली अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल को सेव कर रहे हैं, मतलब उम्र से पहले हमारे अंडे खराब ना हो जाएं, इसको हम बचाना चाहते हैं, तो हम एग फ्रीजिंग करा रहे जी हैं। बिल्कुल। तो उसमें हमें मेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़की आकर एग फ्रीजिंग करा सकती है अगर उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है। और इसके क्या प्रोसेस है एग फ्रीजिंग में? कितने दिन का टाइम चाहिए हमें? कितना, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज? इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे हम ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, इसमें जब हम कोई लड़की आती है और बोलते हैं कि हमें मैम एग फ्रीजिंग कराना है, तो हम बेसिक टेस्ट करते हैं। खाली एक दिन अगर आप हमारे पास आओगे, हम आपका अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हम एक दिन में कर लेते हैं। जब हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो आपका पीरियड आते ही दूसरे दिन से कुछ स्मॉल इंजेक्शंस होते हैं जो कि हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं, जो इंसुलिन के जैसे होते हैं, साधारण होते हैं, आप अपने आप लगा सकते हो, उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जाना, अपने आप इंजेक्शन लगाओ और 10 दिन के बाद 12th डे हम आपके एग को निकाल कर फ्रीज कर लेते हैं। तो पूरा प्रोसेस खाली 10-12 दिन का है। 12th डे आप बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री हो। इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत है या हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है? देखो, एग फ्रीजिंग ओपीडी बेस्ड इलाज है, इसमें कोई भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जो 10 दिन के इंजेक्शन लगवा रहे हो उस टाइम पर अपने ऑफिस जाओ, स्पोर्ट खेल रहे हो वो करो, जो भी आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है सब कुछ करो, खाली इंजेक्शन टाइम से लगा लो। और जब हम एग निकालते हैं तो स्मॉल एनेस्थीसिया देते हैं, शॉर्ट एनेस्थीसिया देते हैं, तो इसलिए उसमें कोई दर्द भी नहीं होता।
पूरे एग निकालने में खाली 10-15 मिनट का समय लगता है, 2 घंटे के बाद आप घर चले जाते हो, तो कोई एडमिशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना? सो इट इज बेसिकली वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम सोच सकते हैं इसके बारे में, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बिल्कुल और एग फ्रीजिंग के बाद भी क्या हमें रेस्ट करना चाहिए, लाइक 1 वीक 2 डेज? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ? बिल्कुल या भी हम नहीं। अपनी नॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा। तो एग फ्रीजिंग करने के बाद हम सेम डे रेस्ट बोलते हैं बिकॉज हमने आपको छोटा एनेस्थीसिया दिया है, बट अगले दिन से आप रूटीन एक्टिविटीज़ करो, खाली जंपिंग जॉगिंग मत करो बिकॉज ओवरीज थोड़ी बल्की होती हैं, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी, हर कुछ उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ नॉर्मल, तो इसमें कोई रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे हम डरें। तो एग फ्रीजिंग बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आप देखोगे तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़, अगर हम बात करें, इतनी सेलिब्रिटीज़ आजकल एग फ्रीजिंग करा रहे हैं या करा चुके हैं पिछले 5 साल 10 साल पहले, जिसके ज़रिए वो अब प्रेग्नेंट होकर अपने एग से अपना बच्चा कर पाए हैं। तो बेसिकली एग फ्रीजिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि हम अपने गैमेट से फ्यूचर में कंसीव कर बिल्कुल। सकते हैं, वी तो- कैन हैव अ बायोलॉजिकल। यस, अगर हमने 40 के बाद बच्चा प्लान करा और ये सोचा कि अब हमें अपना बच्चा चाहिए और आपकी ओवरी इस लायक नहीं है, तो बेटा बच्चा कैसे होगा? अगर एग अच्छा नहीं होगा तो बच्चा हेल्दी नहीं होगा। इसलिए अगर हम पहले से फ्रीज करा लेते हैं तो आगे जाकर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? और ये एग फ्रीजिंग के प्रोसेस के बाद भी हमें कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी करनी होती है, खाने पीने में कुछ फ़र्क? कोई खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो खाते हो वो सब खाओ, जितना अच्छा खाओगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उससे हमारे प्रोसेस में कोई परेशानी नहीं है। सो नॉर्मल फूड, नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल लाइफस्टाइल। और प्रोसेस से पहले भी कुछ हमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखो, करना चाहिए, ऐसा कुछ है? तो डाइटरी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भाई स्मोकिंग का बहुत रोल है। ओके। अगर कोई लड़की स्मोक कर रही है तो स्मोक से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हमारे गैमेट्स को, मतलब एग को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप स्मोक कर रहे हो, डेफिनेटली हम ये बोलेंगे कि भाई स्मोकिंग छोड़ दो, है ना? लेकिन अगर जो पहले लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं उनका जो डैमेज हो चुका है वो हम बदल नहीं सकते। अगर आप बहुत अल्कोहल पी रहे हो तो उसकी मात्रा कम करो, इनफ्रीक्वेंट करो, हफ्ते में 1 आध बार ही करो, क्वांटिटी कम रखो, जिससे कि उससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना। ओके। और ये एग फ्रीजिंग का क्या चार्जेस होते हैं मैम? लगभग क्या चार्जेस हमारे एग फ्रीजिंग कोई महंगा काम नहीं है ना? इज इट इक्विवेलेंट टू IVF कॉस्ट? नहीं। सो IVF से इसमें कॉस्ट कम लगता है बिकॉज हमें IVF नहीं करना, बच्चा नहीं बनाना। जी। जो कॉस्ट लगता है वो इंजेक्शन का लगता है जो 10 दिन के लग रहे हैं, और जो एनेस्थीसिया देकर हम रिट्रीवल कर रहे हैं उसका कॉस्ट है, प्लस बच्चे को बर्फ में रखने का एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कॉस्ट है। तो ये जो भी कॉस्ट है ये IVF से कम है और ये बिल्कुल सेफ है।